हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जी इंडियन इकोनॉमी का वन शॉट। तो ये होने वाला है एक वन शॉट। इसके अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं, जिस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी अपना जी अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस एक वीडियो से अपना पूरा जी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर अभी भी किसी को डाउट है कि मैम मैं तो सैम सेकंड का स्टूडेंट हूँ या सैम 4 का या सैम 6 का, गाइज अगर आपका जी इंडियन इकोनॉमी है ना, तो आप कोई से भी सैम से क्यों ना हो, चाहे आप इवन सैम से हैं, ऑड सैम से हैं, कोई से भी सैम से हैं, कोई से भी ईयर से, डजंट मैटर, ये वीडियो आपके लिए रिलायबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लेना। सिर्फ 8 से 9 मिनट की वो वीडियो है, बट वो वीडियो आपको थोड़ा आइडिया दे देगी कि ये वीडियो किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखो शुरू करते हैं। मैंने वहाँ पे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे PYQs को एनालाइज करके। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मैंने जितने PYQ मुझे मिल सकते थे उन बेसिस पे टॉपिक्स के क्वेश्चन निकाले हैं और फिर एक आंसर फ्रेम करा है, जो आंसर उन सारे क्वेश्चन को आंसर करता है। ठीक है, अब देखो कैसे। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था, नेहरू एरा एंड प्लानिंग। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन PYQ में आए हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द नेहरू एरा। इन व्हाट वे डिड नेहरू इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा। तीसरा क्वेश्चन है एनालाइज द अचीवमेंट, शॉर्टकमिंग एंड द मिसकंसेप्शन ऑफ द नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अचीवमेंट, शॉर्टकमिंग, मिसकंसेप्शन सब हमें बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 5 डिकेड ऑफ प्लानिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो 5 डिकेड थे प्लानिंग के, उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस थी वो बतानी है। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्लानिंग इन अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमें एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों बतानी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इट पॉसिबल टू स्टे अ स्ट्रेन सिमेट्री बिटवीन द नेहरू महालनोबिस and the Vakil Brahmanandan model, with the former downplaying the importance of consumer goods and later downplaying the importance of capital goods. Do you agree with this statement? Were sector like agriculture neglected under the Nehru Mahalanobis model to the same extent as a capital goods were under the Vakil Brahmanandan model? देखो यहाँ पे दो मॉडल को हमें बोला गया है, एक तो ये वाला मॉडल है, दूसरा मॉडल ये है। हमसे ये बोला है कि एक मॉडल में क्या हुआ था, कंज्यूमर गुड्स को अवॉइड किया गया था नेहरू महालनोबिस मॉडल में, दूसरे मॉडल में कैपिटल गुड्स को अवॉइड किया गया था। तो क्या ये चीज़ सही है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको फिर ये भी बताना है कि क्या नेहरू महालनोबिस मॉडल में एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया था, आपको पूरा डिटेल में बोला है। तो देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है ना, अगर आप देखो तो ऊपर के क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, बट ये क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज हैवी है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब चलिए इन क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो मैंने सिर्फ एक आंसर फ्रेम करा है, उस आंसर से आप इन सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस जो है ना, उन सबके आंसर एक ही आंसर में कवर हो जाएंगे। तो देखो, नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी इंडिया की। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था तो इंडिया की इकोनॉमी डेवलप नहीं थी, बैकवर्ड थी, बहुत ही अंडर डेवलप थी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एकदम रुका हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम ख़त्म था। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इम्पोर्ट पे, हम खुद से कुछ नहीं बनाते थे, हम इम्पोर्ट पे बनाते थे। ऐसा कहना है कि जब आज़ाद हुए तो उस टाइम पे एक जो सुई थी ना, वो भी बाहर से बनकर आती थी। तो हम इंडस्ट्रियल गुड, मशीनरी, सबके लिए बाहर पे डिपेंड थे, दूसरी कंट्रीज। और हमारी जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी ना, वो इस तरीके से थी कि वो ब्रिटिश इकोनॉमी को फ़ायदा दे इंस्टेड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यूली इंडिपेंडेंट जो नेशन था ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे जा रहे थे। जो लीडरशिप थी उस टाइम पे वो जवाहरलाल नेहरू की थी, जिन्हें ये बिलीव था कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल यूनिटी और सोशल प्रोग्रेस का इंपॉर्टेंस पार्ट है। मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी ये सारे फैक्टर्स जो है हम अचीव कर सकते हैं। इंडिया जो था देयरफॉर उसने अडॉप्ट किया एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे बेस्ड था। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था, क्या पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा। ठीक है, इसके अंदर दोनों सेक्टर थे।
देन उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गाइड कर सके एक सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड मैनर में, ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान था ये कहीं ना कहीं जो सोवियत मॉडल था प्लानिंग का वहाँ से इंस्पायर्ड था, और इस प्लान का एम था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अचीव करें, सेल्फ रिलायंस मतलब इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और पॉवर्टी को रिड्यूस करें। प्लानिंग कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश करी गई थी ताकि वो ए प्लान को बनाए और इम्प्लीमेंट भी करे, ठीक है। अभी जो 5 ईयर प्लान था ना उसका मेन फोकस जो था स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रिहैबिलिटेशन। उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो हमारा नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था, जिसका जो फोकस था वो इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला गया था, ठीक है। और ये जो प्लान था वो हमारा 1950 से 1960s के बीच में आया था। अब आप देख सकते हो कि मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ नई चीज़ नहीं बताई है। मैंने इंट्रोडक्शन में जो हमारा मेन टॉपिक है महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल उस पर ही आए हैं हम सारी बात करके। तो आपको आंसर भी इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको आंसर एटलीस्ट 5 से 7 पेज का लिख कर आना है। 18 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी डिटेल में बताना पड़ेगा। अब चलते हैं इमरजेंसी ऑफ द नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी। देखो, नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी जो थी वो डेवलप करी गई थी स्टैटिशियन और जो इकोनॉमिस्ट थे पीसी महालनोबिस, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था, इसीलिए इसका नाम ये पड़ गया, ठीक है। इसकी जो फाउंडेशन थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो 1956 से 61 तक था, ठीक है। ये आपको याद करके जाना है। ये जो स्ट्रैटेजी थी वो इस चीज़ पे बिलीव करती थी कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हम तभी अचीव कर सकते हैं जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो। ये जो मॉडल था इसने कहा कि हमें इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, मशीनरी, स्टील और हैवी इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज टूल हमें खुद से बनाने चाहिए इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि कंज्यूमर गुड्स मत बनाओ, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाओ, ठीक है। तो महालनोबिस मॉडल का ये कहना था कि हमें कैपिटल गुड्स जो थे उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया जो था वो इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था फॉर अ मशीन एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी इसका एम था कि ये जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज पे वो कम करी जाए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। सिंस प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास इतनी पैसे नहीं थे कि वो इतना ज़्यादा पैसा डाल सके, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी नहीं थी, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसे ही इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, ऐसा इस मॉडल का मानना था। फोकस ऑन कैपिटल गुड इंडस्ट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था ना इस स्ट्रैटेजी का वो यही था कि हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे फोकस करना था। प्लानर का ये मानना था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, तो लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेंगी और दूसरे सेक्टर को भी सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है लार्ज पब्लिक सेक्टर जो थे वो स्टैब्लिश करे, जैसे बिहाई कौन कौन से स्टील प्लांट, बहुत सारे स्टील प्लांट जो थे वो सेटअप करे गए, जैसे दुर्गापुर में, रोहलखेला में, ठीक है, फॉरेन टेक्निकल असिस्टेंट के साथ। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मशीन बिल्डिंग इंटरप्राइजेस को भी स्टैब्लिश किया गया अंडर द स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप मतलब गवर्नमेंट ने सेटअप किया, गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट कर दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जैसे डैम, इरीगेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रेलवे, ये सब, ठीक है। स्ट्रैटेजी का एम क्या था कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढंग से डेवलप होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। तो ये जो रैपिड ग्रोथ था पब्लिक सेक्टर का वो एक इंपॉर्टेंट फीचर था नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी का। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन आया था ना 1956 का, उसने ये जो फ्रेमवर्क था पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन का ये पूरा सेटअप करा था, ठीक है। इसने डिक्लेयर किया कि स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, एंड जो की इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ना वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप पे होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट ऑनरशिप। तो इसीलिए जो स्टील, माइनिंग, रेलवे और ये सारी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, ये सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड कि वो सेवरल ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करे, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। एंड इस पीरियड के टाइम पे बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे वो स्टैब्लिश किए गए, जैसे बेल, HMT एंड ONGC एंड HEC, ठीक है। आपको पूरे याद नहीं होते, ठीक है, थोड़े याद कर लेना। और गाइस अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैम ये तो एक ही आंसर आपने इतना लंबा लिख दिया है, हम पूरा कैसे याद करेंगे, तो गाइस प्लीज़ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैंने पूरा तरीका बताया है। बट फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखो, अगर आप 4 पेपर पढ़ोगे तो मैं ये मानती हूँ तो आप जाके 2 पेपर लिख कर आओगे। मैं ये नहीं कह रही आप इसे पूरा याद कर लेना, बट आप इसको पढ़ना, PDF लेकर इस PDF को पढ़ना ढंग से।
कम से कम अगर आप 7 से 8 पेपर पढ़ के जाओगे ना, तब जाके आप 6 से 7 पेपर लिख कर आओगे। तो इसीलिए मैंने लॉन्ग आंसर लिखे हैं ताकि आप पढ़ के ढंग से लिखाओ, ठीक है। देन आता है अचीवमेंट ऑफ द नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी। क्या क्या अचीवमेंट थे नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी के? तो देखो, नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था ना, उसने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करे थे इंडियन इकोनॉमी में। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इंडस्ट्रियल बेस जो था वो डाइवर्सिफाई हुआ। इंडिपेंडेंस के पहले जो इंडिया थी उसके पास हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी, वो कम हुई। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में, और इकोनॉमी को स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिला, ठीक है। देन उसके बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी बढ़ी, बड़े बड़े डैम बने, पावर प्रोजेक्ट बने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इरीगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई। जो स्ट्रैटेजी थी उसने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी प्रमोट किया। इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह जो थे वो सब सेटअप हुए, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक उसका नाम लिखा है स्कॉलर का, तो इन स्कॉलर हैं आपरे बालकृष्णा। अपना जो काम था उन्होंने एक बुक लिखी थी, द रिकवरी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ नेहरू एरा। उन्होंने कहा कि जो नेहरू पीरियड था ना, वो सिंपली एक पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक एरा देखा जाना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन सेटअप हुई थी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर जो था उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म। नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे। क्या क्या क्रिटिसिज्म थे कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म तो जो था वो वकील एंड ब्रह्मानंद से आया था। उनका कहना था कि जो स्ट्रैटेजी है ना उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैपिटल गुड इंडस्ट्री को देती है और कंज्यूमर गुड्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, वेज गुड इंडस्ट्री को भी इग्नोर कर दिया है, और स्पेशली एग्रीकल्चर को। तो इसीलिए ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी तो ग्रो करती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। उनका कहना था कि कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन सकती, ग्रो नहीं कर सकती अगर कंज्यूमर गुड्स ढंग से प्रोड्यूस ना हो। अगर सफिशिएंट कंज्यूमर गुड्स ना हो तो इकोनॉमी का ग्रोथ करना ढंग से पॉसिबल नहीं है। उनका कहना था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैपिटल गुड्स को दे दिया है, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, जिससे शॉर्टेज हो गई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो बिल्कुल खत्म सा ही हो गया, ठीक है। क्रिटिक ने यह भी कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो अनरियलिस्टिक हाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की बात करती है। अब मैम इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम सेविंग करेंगे तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप करेगी। अब जब लोगों के पास जॉब ही नहीं होगी, कहाँ से वो सेविंग करेंगे और कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये माना गया कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो अनरियलिस्टिक सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पे बात करती है ना पुअर इकोनॉमी, ठीक है। मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि पब्लिक सेक्टर बहुत ही इनएफिशिएंट है, सारी चीज़ें आपने पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दी, लेकिन पब्लिक सेक्टर की प्रोडक्टिविटी तो बहुत ही कम है, ब्यूरोक्रेटी की वजह से डिले भी हो रहा है, ऊपर से कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इनएफिशिएंसी जो है इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के आनी है, दैट इज लाइसेंस परमिट राज। इसमें क्या था कि अगर कोई और इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है ना तो उसको भी पूरा स्टेट ने मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था और उससे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसे कहा गया लाइसेंस परमिट राज, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी फॉरेन एक्सचेंज पे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करना पड़ा था, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज इन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देखो, क्रिटिसिज्म के बाद भी जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी थी उसने बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया जो था वो ट्रांसफॉर्म हुआ कॉलोनियल एग्रीकल्चर इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में विद अ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल बेस। जो स्ट्रैटेजी थी उसने इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन की फाउंडेशन रखी थी, एज वेल एज साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन भी शुरू की थी। इवन तो लेटर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर गए थे। आपको पता होगा 1991 में LPG रिफॉर्म आए थे, ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन जो बेस था वो यही था, नेहरू महालनोबिस मॉडल। ये कंक्लूजन मैंने लिखा है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इससे जो क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं जो कि फोकस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म पे एंड पोस्ट 1980 ग्रोथ ट्रेजेडी पे, वो देखते हैं। देखो, मैंने इस टॉपिक के क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो 1991 के रिफॉर्म और पोस्ट 1980 के ग्रोथ ट्रेजेडी से आए हैं वो लिखे हैं, और दूसरा भी आपको मैं दिखा दूंगी। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए? सबसे पहले, रिफॉर्म ऑफ 1991 हैव played an important role in accelerating a growth and performance of Indian economy. Comment. In a context of evaluation of Indian economy reform, examine the country economic performance post 1980. मतलब 1980 से के बाद क्या क्या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो आपको बतानी है। Outline the trend disciplinary in an Indian growth story.
since independence? What factor explain the difference in a growth outcome in the phase before and after 1980? 1980 से पहले क्या था, 1980 के बाद क्या, वो सब बताना है. Do you agree with the view that there has been major development deficit in Indian post-reform growth journey? Justify your answer with a suitable comparison with other developing country. मतलब हमें दूसरी developing country के साथ comparison करके चीज़ें बतानी है. How did economic growth between 1947 to 2016 affect the social development? Social development मतलब health, education, वो सब, उसके बारे में हमें बताना है. क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बेटर लिविंग कंडीशन हुई लोगों की या नहीं, वो सब बताना है. तो देखो शुरू करते हैं. जो पीरियड था 1980 के बाद का, वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जो फर्स्ट 3 डिकेड थे ना इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया ने स्ट्रैटेजी अपनाई प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर, जो अभी हमने सब ऊपर पढ़ा वही सब है. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजिंग, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. ये जो स्ट्रैटेजी थी उसने इंडस्ट्रियल बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन तो दे दी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो हुई. ठीक है, लेट 1970 तक जो इंडिया इकोनॉमी थी वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, फिजिकल इम्बैलेंस, इंडस्ट्री में इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रोथ डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल बोरिंग. 1980 में क्या हुआ कि मॉडरेट एक्सेलेरेशन तो हुई ग्रोथ में, लेकिन क्योंकि पार्शियल लिबरलाइजेशन हो गया था, टेक्नोलॉजी थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई थी और फिजिकल पॉलिसी थोड़ी एक्सपैंड हो गई थी, और इसी की वजह से 1980 में थोड़ी मॉडरेट ग्रोथ हुई. लेकिन ये जो ग्रोथ मॉडल था उसने मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ गए. आपको पता होगा 1991 के जो रिफॉर्म थे ना वो एवी नहीं आ गए थे, फोर्सफुली आए थे, क्योंकि हमारा जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्रैश कर गया था, और इसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ 2 हफ्ते 14 दिन के लिए था, कि हम सिर्फ 14 दिन तक जो सामान था वो दूसरी कंट्री से मंगा सकते थे, इसके बाद नहीं मंगा सकते थे. और जो आईएमएफ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक था, उसने हमें लोन देने के लिए मना कर दिया था. लोन देने पे उसने एक कंडीशन रखी थी कि हमें अपनी इकोनॉमी को जो है वो लिबरलाइज करना पड़ेगा, वॉशिंगटन कंसेंसस हमें अपनाने पड़ेंगे, और इसीलिए फिर हमने 1991 के रिफॉर्म आए थे, उसी के बारे में बात हो रही है. उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट इज़ पीवी नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे. लोग कहते हैं ना आज मनमोहन सिंह ने क्या करा, गाइस ये सब करा है मनमोहन सिंह ने. ठीक है, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि ये सब करा है, उस टाइम पे इकोनॉमी को संभाला है उन्होंने. जो रिफॉर्म है 1991 के, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया था हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी से मोर मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया था, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया था. ठीक है, जो एलपीजी था वो सेंट्रल पिलर था इकोनॉमिक पॉलिसी का. इन रिफॉर्म की वजह से जो ग्रोथ थी वो बढ़ी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई थी, हमारा सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ था. इसके अलावा जो इंडिया का इंटीग्रेशन था वर्ल्ड की इकोनॉमी से वो भी बढ़ा था, क्योंकि पहले हम क्या करते थे, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते थे. ठीक है, लेकिन बाद में फिर एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया. ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसर्न उस टाइम पे ये था कि कहीं इनइक्वालिटी ना बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एंड इवन द सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं इंडियन ग्रोथ स्टोरी सिंस इंडिपेंडेंस. देखो इंडियन की ग्रोथ स्टोरी है ट्रेजेक्टरी इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रॉडली 3 फेज पे डिवाइड की जा सकती है. पहला फेज जो था वो 1950 से आप 1980 तक कर सकते हो, जहाँ पे जो डेवलपमेंट था वो स्टेट के ऊपर था, मतलब जो गवर्नमेंट थी वही सारा डेवलपमेंट कर रही थी. इस पीरियड के टाइम पे नेहरू महानोबिस स्ट्रैटेजी आई थी, जिसने हैवी इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन वगैरह किया था. देन उसके बाद ये जो स्ट्रैटेजी थी वो सक्सेसफुल भी हुई थी. क्या क्या सक्सेस था वो सब आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने तो अभी आपको पढ़ाया है ऊपर, वही सारी चीज़ें तो है ना. देन उसके बाद जो सेकंड फेज था वो 1980 से 1991 का था. यहाँ पे मॉडरेट लिबरलाइजेशन हो गया था. ठीक है, और जो ग्रोथ थी वो भी थोड़ी इंक्रीज हो गई थी. इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा, पहले जो बिल्कुल राइस एंड राज था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जो था वो एकदम मुट्ठी में बंद करके रखता था इंडस्ट्री को, वो सब नहीं था, थोड़ा रिलैक्स हो गया था. जो टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट था वो भी बढ़ गया था, प्रोडक्टिविटी भी कुछ सेक्टर में बढ़ी थी. तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 5.5% हो गई थी. लेकिन जो ग्रोथ थी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, फिजिकल एक्सपेंशन और एक्सटर्नल बोरोइंग पे थी, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो गया था. बिकॉज गवर्नमेंट ही खर्चा करी जा रही है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो उससे तो दिक्कत आएगी. फिर तीसरा फेज जो था वो 1991 के रिफॉर्म के बाद का था. ठीक है, यहाँ पे इंडिया जो था वो एक मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो गया था. एलपीजी रिफॉर्म यहाँ पे आ गए थे, और 2000 में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो सबसे फास्टेस्ट थी इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. जो मेजर डिफरेंस था बिटवीन प्री 1980 का एंड पोस्ट 1980 ग्रोथ का, वो सोर्स ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता था. 1980 से पहले जो ग्रोथ थी वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट और स्टेट प्लानिंग की वजह से हो रही थी, लेकिन 1980 के बाद स्पेशली 1991
1991 के बाद जो ग्रोथ हो रही थी वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मार्केट के रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंटीग्रेशन एज वेल एज सर्विस सेक्टर जो एक्सपैंड हुआ था उसकी वजह से हो रही थी। अब बैकग्राउंड क्या था 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म का? तो वही सब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम IMF से लोन मांगने गए, उसने बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी लिबरल करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अपनी जो इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा कमांड बना रखी है वो खोलनी पड़ेगी, और यही था बैकग्राउंड। ये पूरा वही बैकग्राउंड है, आप इसे पढ़ लेना। देन आ जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो मेन चीज़ हमारा है। तो जो रिफॉर्म था 1991 का वो LPG प्रिंसिपल पे बेस्ड था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, वो कम कर देना। इंडस्ट्री का जो लाइसेंस था उसको अबॉलिश कर देना। अभी मैंने ऊपर तुम्हें पढ़ाया था ना लाइसेंस राज, याद है ना? क्या बोल रहे हो कि मैम हम तो सुन ही नहीं रहे हैं? गाइस सुन लो, बता रही हूँ ध्यान से। लाइसेंस राज पढ़ाया था ना तुम्हें ऊपर, उसी के बारे में बात हो रही है कि क्या हुआ था कि इंडस्ट्री का जो लाइसेंस था उसको अबॉलिश कर दिया था मोस्टली सेक्टर में, सब में नहीं किया था, मोस्टली सेक्टर में। इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन थे, कोटा एंड टेरिफिक करके रिस्ट्रिक्शन होते थे, ठीक है। टेरिफिक का मतलब क्या है कि उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, बहुत सारी ड्यूटी लगा दी जाती थी। कोटा क्या था कि अगर आप आईफोन मंगा रहे हो बाहर से, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ एज एन बस थोड़ा सा, ठीक है, अगर आप आईफोन मंगा रहे हो ना बाहर से, तो पहले कोटा था कि आप एक महीने में पूरी इंडिया में सिर्फ 10 आईफोन आ सकते हैं। तो अगर आप बाहर से मंगा रहे हो तो आप सिर्फ 10 ही मंगा सकते हो एक महीने में, फिर आपको अगले महीने की बुकिंग का वेट करना पड़ेगा। कोटा का मतलब क्या था कि क्वांटिटी फिक्स थी, कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हटा दी गई थी और इकोनॉमी जो था वो कॉम्पिटिशन के लिए खोल दिया था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंस था वो कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर जो था उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बहुत सारे जो सेक्टर थे जो प्रीवियसली सिर्फ पब्लिक के अंडर थे, मतलब पब्लिक का मतलब यहाँ क्या है? गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब जनरल पब्लिक नहीं है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले जो सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थे वो अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए गए थे। जो डिसइन्वेस्टमेंट था प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का वो अब शुरू हो गया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ दिया गया। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या थी रिफॉर्म के बाद? तो देखो जब रिफॉर्म आए तो ग्रोथ रेट हमारा 7 to 8% हो गया था, जो कि फास्टेस्ट था इकोनॉमी में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कौन कौन से सेक्टर्स में आ रही थी? टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक और कॉम्पिटिटिव हो गया था, जिससे गवर्नमेंट की रेगुलेशन कम थी और ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा था, ठीक है। देन उसके बाद जो कंज्यूमर मार्केट था वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया था। लिबरलाइजेशन ने जो एबिलिटी थी गुड्स की वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी। पहले क्या होता था कि इंडिया में जो सामान बिक रहा है ना सिर्फ आप वही यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो भले ही इंडिया का सामान अच्छा नहीं है, इंडिया के सामान जो है वो काफ़ी कम है, बट आपको वही खरीदना पड़ेगा। तो गुड्स जो थे कंज्यूमर गुड्स वो बहुत ही कम थे, बट लिबरलाइजेशन के बाद जो कंज्यूमर गुड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर हम कंपेयर करें दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ तो इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। हाउएवर अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें जैसे चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। अदर डेवलपमेंट डेफिशिएट इन इंडियन पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि भले ही इंडिया की GDP बढ़ रही थी लेकिन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जो ग्रोथ थी वो सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके हाथ में थी, एडवांस स्टेट के हाथ में थी। जो रूरल पॉपुलेशन है, जो इनफॉर्मल वर्कर थे वो अभी भी बहुत ही गरीब थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर में भी कुछ खास ग्रोथ हो नहीं रही थी, ठीक है। इंडस्ट्री और सर्विस में तो हो रही थी बट एग्रीकल्चर में नहीं हो रही थी। इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा जॉबलेस ग्रोथ हो रही थी। जॉबलेस ग्रोथ मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। देन आ जाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मिक्स्ड इफेक्ट पड़ा सोशल डेवलपमेंट पे। 1947 से 2016 की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव साइड भी है इकोनॉमिक ग्रोथ की और नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड क्यों है कि इकोनॉमी ग्रो हुई तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट के पास पैसा आया तो उन्होंने लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ठीक है। लिटरेसी रेट भी बढ़ा और पॉवर्टी थोड़ी कम हुई। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम भी लाए गए जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मनरेगा वगैरह। अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी हुई जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। लेकिन जो बेनिफिट था वो सबको नहीं मिला। जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था, खासकर जो रूरल एरिया में लोग रहते थे, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। उन लोगों को अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ा था, माल न्यूट्रिशन, पब्लिक सर्विस उनके पास नहीं थी, ठीक है। ये है कंक्लूजन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो 1991 के रिफॉर्म के रिगार्डिंग ही है।
बट मैंने बताया था ना कि 2 पार्ट में डिवाइड करा है, तो ये दूसरे पार्ट के क्वेश्चन है। यहाँ पे फोकस करता है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन अ स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब वो क्वेश्चन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेट करके पूछ रहे हैं, जैसे कि क्रिटिकली एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पूछा गया है। सिंस द 1990 व्हाट फैक्टर अफेक्ट द परफॉर्मेंस इन अ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, डिस्कस हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्हाई इज देयर नीड फॉर रिकन्फ्यू द कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल। देन उसके बाद व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ इन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया डिस्पाइट द लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म constructed and adopted since the last quarter century. What measures are required to taken to achieve the goal of rapid growth of the manufacturing in India? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो सेंट्रल पोजीशन था ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक्सपोर्ट ग्रोथ और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन में। डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो बहुत ही इसेंशियल होती है, ताकि जो लेबर है वो लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर से हाई प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाए। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया था उसने स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बना सके। कैसे? महालनोबिस मॉडल की हेल्प से, सेकेंड 5 ईयर प्लान, आपको याद ही होगा। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था 1991 का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो था उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइज हुई, कंपटीशन बढ़ा क्योंकि बाहर से इंडस्ट्री आके सेटअप हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई। ठीक है, ये जो रिफॉर्म थे उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम कर दिया, इंपोर्ट टैरिफ को हटा दिया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज किया। ऑल्सो ये जो रिफॉर्म थे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन में हेल्प की थी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो मिक्स थी। मतलब इंडिया ने प्रोग्रेस तो अचीव करी थी ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, लेकिन बट जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी वो स्लो थी एज कम्पेयर टू कंट्रीज। अगर चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम में देखो तो उनके कंपैरिजन में हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है, जो सेक्टर था उसने सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं करा, और एम्प्लॉयमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो तो था ही नहीं, वो जनरेट ही नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे अभी भी एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या था, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा था। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर द रिफॉर्म। तो देखो, रिफॉर्म के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो तो हुई थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी ग्रोथ हुआ था, काफ़ी अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज़ हुआ था, बट जो ग्रोथ थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी हमने सोची थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 15 से 18% तक थी, 15 से सिर्फ 17% तक का ग्रोथ हुआ था। और गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा ना वो एक मेजर ड्राइवर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ग्रोथ का मेजर सोर्स वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रह गए और जॉबलेस ग्रोथ हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। अब क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हुई? तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर कैसे ये सारी चीज़ें होंगी? इसके अलावा जो लेबर लॉस थे वो बहुत ज़्यादा रिजिड थे, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। देन लैंड एक्विजिशन भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए। जो वर्कर्स फोर्स थे, जो लोग थे वहाँ पे, वो भी इतने एजुकेटेड या स्किल नहीं थी उनके पास कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ना वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था ग्लोबल सप्लाई चेन से, जैसे कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे। अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया के जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका मेजर ड्राइवर होगा, और जो लोग हैं वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे चाइना में हुआ, चाइना में ऐसा हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था तो लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लोगों को एम्प्लॉय ही नहीं किया, और इसकी वजह से लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में ही रह गए और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन गए। ठीक है, अब चलते हैं नीड टू रिकन्फिगर द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल। अब पहले तो ये देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल है, उसको रिकन्फिगर करने की ज़रूरत क्या है, मतलब उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो देखो, जो पोस्ट रिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है ना, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि उसने जो था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा। तो इसकी वजह से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू प्रमोट द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे टेक्सटाइल, लेदर वगैरह, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैं वो वहाँ पर काम कर सके और रूरल
इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिले। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रोड नहीं होगी, बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे। इसके अलावा जो लोग हैं उनको स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्किल नहीं होगी तो एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कैसे करेंगे। अब किसी वर्कर को कोई काम नहीं आता है तो इंडस्ट्री उसको रखेगी कैसे, ठीक है। उसके दूसरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए जो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को सपोर्ट करें, ठीक है। इसी के लिए इंडिया ने बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं वो लेके आए, जैसे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसका मेन एम यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको रिवाइव किया जाए। अब देखते हैं सोशल एंड रीजनल डायमेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो थी इंडिया में वो अनइवन हुई, मतलब जो कुछ स्टेट थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, गवर्नेंस अच्छा था, कनेक्टिविटी अच्छी थी। लेकिन बहुत सारे स्टेट जो थे वो पीछे रह गए, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे रह गए। और इस अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट की वजह से जो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सब में डिस्पैरिटी आई। अगर आप देखोगे, अगर आप कर्नाटका चले जाओ या फिर आप तमिलनाडु चले जाओ तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया होगा, बट वहीं अगर आप बिहार या झारखंड जाओ तो वहाँ पे रोड भी ढंग से नहीं बनी होंगी या इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब होगा, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के, पहले वो देख लेते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इन अ 21st century, ऑल्सो डिस्कस द मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल। देन है एग्जामिन द रोल and challenges of agriculture small holding in achieving a agriculture growth, food security and livelihood in India. Analyze the performance of Indian agriculture and examine the role, challenge of small agriculture holding and achieving an agriculture growth, food security and better livelihood. ठीक है। देन इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी इंटरवेंशन मेड एग्रीकल्चर ग्रोथ इन अ पीरियड आफ्टर 2004 मोर रोबस्ट एंड देन इमीडिएट पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ऑफ द 1990? टू व्हाट एक्सटेंट हैज एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बीन द आउटकम ऑफ स्मॉल होल्डिंग बाय इंडियन फार्मर एंड फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द वर्ल्ड प्राइस। आप देख रहे हो कि ये जो बात है ना स्मॉल होल्डिंग की, ये सारे ही क्वेश्चन में करी गई है। तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अब चलिए आंसर पे चलते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो लाइवलीहुड जो है उसका वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करता है। भले ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना ना हो, बट एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी आए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आए हैं। ये जो सेक्टर है वो फूड सिक्योरिटी मेंटेन करता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे एग्रीरियन डिस्ट्रेस, डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये सारी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है। इमीडिएटली अगर हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की बात करें, मतलब 1990 के बाद एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी। क्यों? क्योंकि जितने भी रिफॉर्म थे उन्होंने इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस सेक्टर पे फोकस किया रेदर देन एग्रीकल्चर। पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट था ना, मतलब जो गवर्नमेंट थी उसका जो इन्वेस्टमेंट था इरीगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर रिसर्च में, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर हम 2004 की बात करें तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो पब्लिक पॉलिसी है उन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है। पब्लिक ने, मतलब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरीगेशन, एम्प्लॉयमेंट पे। बहुत सारी स्कीम भी गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और एक्सपेंशन करा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ताकि एग्रीकल्चर की रिकवरी में हेल्प हो सके। अब बात करते हैं रोल ऑफ स्मॉल एग्रीकल्चर होल्डिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, इंडिया का जो किसान है वो ज़्यादातर किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अब इसका बहुत सारे ना चैलेंजेस है इसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लैंड कम होता है तो फिर आप ना उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते। अब अगर मान लो ये श्यामू है और श्यामू अपने खेत पे खेती करना चाहता है बहुत बड़े ट्रैक्टर को लाके या कोई बहुत बड़ी मशीनरी को यूटिलाइज़ करके, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका लैंड 2 हेक्टेयर से कम है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए इंडिया का जो फार्मर है, मोस्ट ऑफ द फार्मर क्या करते हैं, फैमिली लेबर का यूज़ करते हैं। फैमिली लेबर का मतलब क्या है कि घर के लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, घर के लोग
लोग ही सारा उस पर जो है किसानी वगैरह करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द फसल आती है, जो भी फसल आती है ना, वो लोग अपने खाने में ही यूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग या फिर बाहर भेजना। एक्सपोर्ट वगैरह इतना नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फार्मर जो उगाते हैं उसमें वो 50 to 60% और मोर देन 62%, ये कह सकते हैं कि 50 to 80% तो फार्मर खुद से ही अपने खुद के खाने पीने के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल भी नहीं आ पाता क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, और इसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते अपने खेत में, क्योंकि अगर 2 हेक्टेयर से भी कम खेत है तो उसमें क्या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और यही सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का चैलेंज है। देन आता है ग्रोथ, परफॉर्मेंस एंड द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो 21st सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। फूड ग्रेन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इरीगेशन फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, वीट, मिल्क और वेजिटेबल और बहुत सारी पल्सेस का वर्ल्ड में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर डिवर्सिफाइड हुआ है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर डिवर्सिफाइड कैसे हुआ है? क्योंकि हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग वगैरह यूज़ करी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ स्कीम, PM किसान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इंट्रोड्यूस करा ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आज के टाइम पे वो ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ गया है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है अब बहुत सारा सामान काफ़ी बड़ी मात्रा में अब एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। देन आता है सस्टेनेबिलिटी इशू इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी इशू क्या है? देखो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इशू है सस्टेनेबिलिटी का, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारी सॉयल है ना वो बिल्कुल फटीक हो गई है। फटीक का मतलब क्या है कि सॉयल जो है वो थक गई है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, तुम्हें याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो कुछ जो फार्मर्स थे, कुछ क्या मोस्टली जो फार्मर्स थे पंजाब हरियाणा के, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है। तो इससे जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, उसका लेवल बहुत नीचे जा चुका है। जो सॉयल है हमारी अब वो न्यूट्रिएंट को ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, क्योंकि सॉयल जो है वो डिग्रेड हो गई है, लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया है, और यही सारे इश्यूज़ हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इतनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, वो बह के सारा कहाँ जाता है? ओशियंस में, सी में। ठीक है। और ओशियन के अंदर जो फिशेस हैं उनको भी हार्म हो रहा है। ठीक है। उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है और बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सारे सस्टेनेबिलिटी इशू हैं। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर क्राइसिस एंड रूरल डिस्ट्रेस। देखो भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में 2004 के बाद ग्रोथ आई है, लेकिन अभी भी एग्रीरियन क्राइसिस का मतलब क्या है? डिस्ट्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मंदी चल रही है, जो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो अभी भी लगातार चल रही है। आप अभी भी सुन सकते हो कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, फार्मर्स ने ये कर लिया, उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ढंग से नहीं मिल रहा है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड है वो बहुत ही स्मॉल होल्डिंग में है, जिसकी वजह से उन्हें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलती। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को, किसी भी कार्य को एक बड़ी मात्रा में करते हो ना, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो काफ़ी कम होती है, तो वो नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो इनफॉर्मल मनी लेंडर पर डिपेंड करते हैं पैसे के लिए, और वो क्या करते हैं? मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है आप सबने? प्रेमचंद की कहानियों में ये बहुत ज़्यादा दिखाया है कि कैसे ब्याज पे ब्याज लगा के जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज भी ये चीज़ होती है भारत में। इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे ना, उन्होंने इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सेक्टर वाइज भी और रीजन वाइज भी। बहुत सारे जो स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उन्हें तो बहुत ही फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म से, लेकिन बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और जो ईस्टर्न इंडिया है उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, वो वीक रह गए। तो इससे जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेजर प्रॉब्लम जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैम? आप तब से बोल रही हो। इसका मतलब ये है कि मान लो एक खेत में सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ 8 लोग काम कर रहे हैं या वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 4 लोग हैं या ये जो एक इंसान है ये फालतू में वहाँ काम कर रहा है, इसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको लगता तो है कि आप एम्प्लॉयड हो बट आप एम्प्लॉयड नहीं होते हो, आपका प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये लोग हट भी जाएँ ना, ये 4 लोग हट भी जाएँ तो भी कोई प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं जो मैंने अभी आपको बताई दी है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
सब्सिडाइज मनरेगा, पीएम किसान योजना और 2004 से तो काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट लेके आई है। ये है कंक्लूजन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजुकेशन एंड हेल्थ से लेके। देखो, इस टॉपिक को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के क्वेश्चंस ये हैं, दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। तो पहले पार्ट के क्वेश्चंस हैं जो एजुकेशन या स्पेसिफिक स्कीम पे फोकस करते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह। तो क्वेश्चन है, एग्जामिन द चैलेंज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन अ रूरल एरिया, इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन इन लाइट ऑफ प्रोविजन एंड द लर्निंग आउटकम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, कैन फर्दर रिफॉर्म टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट टेकल द चैलेंज इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। पहले पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताओ, फिर बोला है कि अगर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, मतलब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, करिकुलम डेवलप किया जाए, तो क्या ये जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर के वो ठीक हो सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एजुकेशन जो है ना वो एक बहुत ही ज़रूरी फाउंडेशन है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की। अगर ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, अगर पूरे देश का डेवलपमेंट करना है, तो उस देश की जो जनता है वो पढ़ी लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ पे ध्यान देते हुए जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही बहुत सारे प्रोग्राम लेके आई ताकि जो एजुकेशन है वो इंक्रीज़ हो। अब कौन कौन से प्रोग्राम थे, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब लेकर आई। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था ना, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी। मतलब एजुकेशन तो मिलती थी लोगों को, और लेकिन वो एजुकेशन की क्वालिटी जो थी ना वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक था। लो लिटरेसी रेट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, स्कूलिंग भी ढंग से नहीं थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे लगाए और स्कूल बनाए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ओवर अ ईयर लिटरेसी रेट तो बढ़ा, स्कूल का एनरोलमेंट रेशो भी बढ़ा, लेकिन अभी भी जो विलेज और बैकवर्ड रीजन है ना, वहाँ पे एजुकेशन उतनी नहीं पहुँच पाई जितनी पहुँचनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी हेल्प की जो एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया जाए लोगों के द्वारा, और इसीलिए राइट टू एजुकेशन जो था वो लाया गया ताकि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फंडामेंटल राइट दिया जाए कि उन्हें कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। इसके बाद भी जो एजुकेशन फैसिलिटी थी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो थी वो सेम पेस पे इम्प्रूव नहीं हुई जितने पेस पे होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या क्या चैलेंजेस थे इंडिया एजुकेशन सिस्टम में। तो बिगेस्ट चैलेंज जो है ना इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में वो है इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो, आप जाके यहाँ के स्कूल्स देखो, कितने बढ़िया स्कूल्स होंगे, बट अगर आप रूरल एरिया में जाके किसी भी गांव का स्कूल देखोगे ना, आपको पहले तो वहाँ बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे मिल गए तो टीचर्स नहीं मिलेंगे, और टीचर्स मिल भी गए तो वो पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे। ये सच्चाई है भारत की। तो इसीलिए बहुत सारे जो स्कूल्स हैं विलेज में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, बेंचेस भी नहीं होती है, पट्टों पर बैठा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इकोनॉमिक पॉवर्टी ऑल्सो क्रिएटेड अ बैरियर्स टू द एजुकेशन। मतलब रूरल एरिया में ये माना जाता है कि अगर बच्चा है तो उसे काम में लगा दो, अपने साथ 4 पैसे कमा के लाएगा, ठीक है, फ़ायदा होगा फैमिली का, लेकिन वो एजुकेशन देने के बारे में नहीं सोचते। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो आजकल ड्यू की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, घंटों घंटों तक कट जाती है। देन सीरियस चैलेंजेस और क्या है कि पुअर क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम। बहुत सारे सर्वे ने ये दिखाया है कि भले ही बच्चों को एजुकेशन मिल रही है लेकिन वो फिर भी पढ़ना लिखना नहीं सीख पा रहे। मतलब उन्हें बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, सिंपल टेक्स्ट को रीड नहीं कर पा रहे हैं। देखो, क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा जो टीचिंग मेथड है वो रोट लर्निंग पे है, मतलब सिर्फ चीज़ें याद करा दो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो मत सिखाओ। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सैक और वैक जैसे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेके आए, लेकिन उनकी भी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनके रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। क्या कि जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर नहीं थे। ठीक है, स्पेशली जो रूरल और रिमोट एरिया है, जो टीचर्स थे वो अपसेंट हो जाते थे। एडिशन टीचर्स जो थे उन पर नॉन अकेडमिक ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा डाल दी जाती है, जैसे कि इलेक्शन का काम डाल दिया, सर्वे का काम डाल दिया। अरे वो बच्चों को पढ़ाएं या ये सारा काम करें, तो उससे क्वालिटी और ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, उसकी वजह से भी जो एजुकेशन है और जो अचीवमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहे हैं। अब आता है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया का, वो हमेशा से ही बैकबोन रहा है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो नहीं रहे भारत में, कि प्राइवेट स्कूल स्टार्टिंग से ही रुके, नहीं। उस टाइम पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी एजुकेशन में, तो उस टाइम पे जो पब्लिक स्कूल्स थे वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वही होते थे, वही लोगों को पढ़ाया जाता था। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ने रूरल एरिया में एजुकेशन तो प्रोवाइड करी, बट बहुत सारी लिमिटेशंस रही, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि प्राइवेट स्कूल्स बनाने शुरू किए, और बच्चों जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया। तो ये है रियलिटी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की, जो मैंने पूरी यहाँ पे लिख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। तो देखो, सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2001 में आया था, और ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को इंडिया में यूनिवर्सलाइज किया था। इसके अंदर ये था कि जो 6 से 14 साल का बच्चा है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। इससे एजुकेशन का जो एक्सेस था रूरल एरिया में और डिसएडवांटेज एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स बनाए गए, बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलपमेंट किया गया था। बट इसकी ना बहुत सारी लिमिटेशन भी थी। पहली लिमिटेशन तो यही थी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पे ध्यान नहीं दिया गया। देन एडिकेट ट्रेन टीचर नहीं थे जो ढंग से बच्चों को पढ़ा सके। रॉट लर्निंग बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो करिकुलम था और जो टीचिंग मेथड था वो रॉट लर्निंग को इनकरेज करता था, ना तो क्रिएटिव ना एनालिटिकल थिंकिंग, सिर्फ रॉट लर्निंग को इनकरेज करता था, ठीक है। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग एंड द करिकुलम रिफॉर्म। देखो, टीचर को अगर ट्रेनिंग दी जाए और अगर करिकुलम में चेंज किए जाएं तो उससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि अगर एक टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो ढंग से चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो टीचर है आज के टाइम पे उन्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी गई है। अगर उन्हें इंटरैक्टिव और चाइल्ड सेंटर ट्रेनिंग दी जाए तो वो ढंग से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, जो क्वालिटी है टीचिंग की वो इम्प्रूव होगी, क्लासरूम इफेक्टिव होगा। करिकुलम भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर करिकुलम ढंग का डेवलप करा जाए तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, स्किल्स डेवलप होंगी और प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होगी। और इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसने लिटरेसी की फाउंडेशन रखी है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के लिए ये कहता है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करता है और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। देन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिफॉर्म। देखो, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ये छोटे मोटे रिफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब टीचर को ट्रेनिंग दो, जो आपका करिकुलम है उसको चेंज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, लाइब्रेरी डेवलप करो, लाइब्रेरी में लाइट भी आनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दो ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, और ऐसा ना हो कि इतने सारे बीटेक करे हुए लोग हों बट उनके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन आ जाता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस वो हैं जो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर सब पे फोकस करते हैं, दोनों पे। ऊपर वाले कौन से थे? जो एजुकेशन पे या किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम पे फोकस करते थे। क्वेश्चन क्या है? इवन आफ्टर 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंडिकेटर रिमेन ग्रॉसली अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब 70 साल हो गए आज़ादी के, फिर भी इंडिया का जो एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। असेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम। हाउ कैन ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हेल्प इन दिस रिगार्ड। हमें बताना है कि एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसा है, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है, और किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का वो इसमें हेल्प कर सकता है। डिस्पाइट डूइंग बेटर इन टर्म ऑफ ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, इंडिया इज फॉलिंग बिहाइंड मेनी कंट्रीज इन टर्म ऑफ सोशल इंडिकेटर। डिस्कस एंड कंपेयर द इंडियन पोजीशन इन साउथ एशिया एंड की लेसन लर्न। अब यहाँ बोला है कि भले ही पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, लेकिन इंडिया का जो सोशल इंडिकेटर्स है, सोशल इंडिकेटर्स में क्या आता है? हेल्थ एंड एजुकेशन, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई हैं दूसरी कंट्रीज़ से। और हमें साउथ एशिया कंट्रीज़ के कंपैरिजन करके और क्या क्या लेसन लर्न करने चाहिए वो सब इसमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमें पता है हेल्थ एंड एजुकेशन हमेशा से ही ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर रहा है। अगर किसी कंट्री में हेल्थ इंक्रीज़ हुई है, एजुकेशन इंक्रीज़ हुई है, तो इससे क्या पता चलता है कि उस कंट्री में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हुआ है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेबर की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है ना लोगों का, वो पता चलता है। जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया के अंदर जो हेल्थ एंड एजुकेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है, कि अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, तो उससे इतना फ़र्क नहीं
नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही वो ठीक है, लेकिन आपको आपके जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन सही होनी चाहिए। और इसीलिए इंडिया ने बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं वो भी लेके आई है फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द कंट्री, जैसे सर्व शिक्षा अभियान अभी हमने पढ़ा, मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आयुष्मान भारत, ये सब इंट्रोड्यूस करे गए। लेकिन इन सब के बाद भी 70 साल के बाद भी इंडिपेंडेंस के इंडिया का जो एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर है ना, वो अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अगर हम दूसरी डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करें तो। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत सही है, पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो गई, लेकिन ये ग्रोथ जो है उतना सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाई। अभी भी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनएडिकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, माल न्यूट्रिशन जैसी सिचुएशन अभी भी है, और इस सिचुएशन को कहा जाता है डेवलपमेंटल डेफिसिट। डेवलपमेंटल डेफिसिट क्या है कि जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो नीचे रह जाएंगे, मतलब सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा बट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट डेफिसिट। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिसिट को ठीक से समझते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हुए थे ना 1991 में, उसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी हुई, वर्ल्ड में बहुत अच्छी हमारी फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जीडीपी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था। लेकिन ये इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उतना इंप्रेसिव सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाई। अगर हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें ना तो वो काफ़ी कम है, मतलब हमारी जो रैंक है ना HDI में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जो अभी भी पॉपुलेशन है ना हमारी, वहाँ पे उन्हें हेल्थ केयर ढंग से नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन ख़राब है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन आउटकम। तो देखो इंडिया की जो एजुकेशन थी वो बढ़ी तो है, पहले तो जब हम आज़ाद हुए थे या फिर आप देखो 1991 में, तब इतनी एजुकेशन नहीं थी। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, नए कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी, स्कूल बने, और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहाँ पे एजुकेशन पहुंचाने का जो मेन काम करा है वो गवर्नमेंट नहीं करा है। बट आज के टाइम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर में। क्या चैलेंजेस है? वो सारे चैलेंजेस जो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, आप वो सारे चैलेंजेस इसमें लिख सकते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन हेल्थ आउटकम। हेल्थ आउटकम में क्या परफॉर्मेंस है इंडिया की? तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से। बहुत सारे जो डिसीज़ थे जैसे स्मॉल पॉक्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो पोलियो जैसे डिसीज़ थे वो सारे के सारे वैक्सीनेशन की हेल्प से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो अभी भी इंडिया फेस कर रहा है। कैसे? क्योंकि अभी भी माल न्यूट्रिशन है, वुमेंस अभी भी वुमेंस में बहुत सारी अनीमिया की प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, और मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बच्चा पैदा करते टाइम जो एक वुमेन है उसकी डेथ हो जाती है, उसको मेज़र करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। इसके अलावा जो यंग चाइल्ड है, जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, स्पेशली इन अ रूरल एंड बैकवर्ड रीजन में। कई जगह तो वहाँ पे वुमेन्स को डॉक्टर्स की मेडिकल फैसिलिटी तक रिसीव नहीं होती। ये कंडीशन है इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ना हेल्थ में वो काफ़ी कम रही है एज़ कम्पेयर टू मैनी डेवलपिंग कंट्री, जिसकी वजह से जो शेयर है हेल्थ केयर एक्सपेंस का वो पर्सन को खुद ही बॉन्ड करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे ना किसी पे भी तो आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, भले ही इतने सारे MBBS डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी MBBS की सीटें हैं, फिर भी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको वहाँ ढंग की केयर तक नहीं मिलेगी। और ये बात तो कोविड-19 पैंडमिक में आपके सामने आ ही गई होगी। कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, उसमें पहला नाम आता है केरला का। केरला एक ऐसा स्टेट है जो एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी आगे है और हेल्थ केयर में भी काफ़ी आगे है। इसके अलावा तमिलनाडु जो है वो भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन आता है इंडिया की पोजीशन इन साउथ एशिया एंड कंपेयरिंग विद अदर कंट्री। अगर हम दूसरी कंट्रीज से देखें तो इंडिया की पोजीशन क्या है? देखो अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें ना, इवन अगर हम श्रीलंका से भी कंपेयर करें, श्रीलंका की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, स्टिल वहाँ पे जो हेल्थ केयर और लिटरेसी है वो इंडिया से बेटर है। वो बहुत सारे हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर में हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश भी बहुत सारे इंडिकेटर्स में जैसे चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट उसमें भी हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, फीमेल लिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम साउथ कोरिया, चाइना या वियतनाम जैसी कंट्री से देखें तो वो लोग भी एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाता है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है
हेल्थ और एजुकेशन दोनों में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और कंपटीशन भी बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है अफोर्डेबिलिटी का। मतलब ठीक है, आपके पास सर्विसेज तो हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको सर्विसेज तो दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में चले जाओ ना तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक नॉर्मल पर्सन को देखो, एक मिडिल क्लास से और थोड़े नीचे को देख लो, कोई पुअर पर्सन को देख लो, तो ना तो वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, ना ही वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी अफोर्ड कर सकता है। देन नीड फॉर ग्रेटर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। देखो, इंडिया जो है वो क्लियरली रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इससे अकेले कुछ नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट होना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन पर्सोनल होने चाहिए, डिजिटल फैसिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए और इफेक्टिव गवर्नेंस आनी चाहिए। जो टीचर की ट्रेनिंग है, करिकुलम है, कॉन्सेप्शनल लर्निंग पे फोकस किया जाना चाहिए, जो कि ज़रूरी है फॉर इम्प्रूविंग एन एजुकेशन आउटकम। ठीक है, सिमिलरली न्यूट्रिशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये है कंक्लूजन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब इसे भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के क्वेश्चंस ये हैं, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस कास्ट, क्लास, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी नेचर ऑफ कास्ट, क्लास and gender disparity in India. Historically, caste and class and gender are the major determinant of the social status that create a complex web of inequality, discrimination and violence. ऐसा बोला गया है कि हिस्टोरिकली जो कास्ट, क्लास और जेंडर थे ना, वो एक सोशल स्टेटस के डिटर्मिनेंट थे। उनके हिसाब से सोशल स्टेटस डिटरमाइन होता था और ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स जो जाला है वो बुनते थे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का। मतलब इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें होती थी। एंड विद द टाइम ये जो है इसमें चेंजेस तो आए हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी अब इंटरसेक्ट होने लगी हैं और लार्जली स्टैटिक हो गई हैं और एक दूसरे को रेनफोर्स कर सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये अलग अलग नहीं है। मान लो एक पुअर वुमेन है, ठीक है, पुअर वुमेन है, तो एक तो वो पुअर है, ठीक है, दूसरा वो वुमेन है, तो उसके साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब लेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको हम अभी डिटेल में आंसर में समझेंगे। देन आता है क्वेश्चन, हाउ हैव कास्ट, क्लास एंड जेंडर अफेक्टेड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड व्हाट रोल हैव अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज प्लेड इन एड्रेसिंग दीज इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमें समझाना है। तो चलिए आंसर देखते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। इंडिया की जो सोसाइटी थी ना, वो हिस्टोरिकली उसके अंदर सोशल हायरार्की बहुत ज़्यादा थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। ये जो स्ट्रक्चर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था डिटरमाइन करने में इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसको मिलेंगे, एजुकेशन किसको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा। टाइम के साथ ये सारी चीज़ें कम तो हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, अब ये कास्ट क्या होती है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि जो लोअर कास्ट है या दलित्स हैं, उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं देना, मतलब उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देना, उनको एजुकेशन नहीं देना। ठीक है, और इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना वेल्थ का, मतलब उनके पास लैंड ना होना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओवर अ टाइम मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन ने चीज़ें कम तो करी हैं बट ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, हाउएवर जो कास्ट, क्लास, जेंडर इनइक्वालिटी है ना, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अभी भी इन्फ्लुएंस करती है, लेबर मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होने के बाद भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी अवॉइडेबल है, बट उसके बाद भी ये चीज़ें पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब इकोनॉमिक डायमेंशन समझते हैं कास्ट इनइक्वालिटी। कास्ट जो थी ना, वो हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेंट था इकोनॉमिक स्टेटस का। अगर आप अपर कास्ट में हैं तो आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो वैसे ही बड़ा हो जाता था हिस्टोरिकली। अगर आप लोअर कास्ट में तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कम है। तो इकोनॉमिक स्टेटस का एक डिटर्मिनेंट था। हिस्टोरिकली क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, जैसे दलित या शेड्यूल कास्ट, उनको ऑनरशिप नहीं दी जाती थी लैंड में, उनको स्किल्ड एजुकेशन नहीं दी जाती थी, टेम्पल्स में एंट्री तक नहीं मिलती थी, और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करे जाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें कम तो हुई पर ख़त्म नहीं हुई। आज के टाइम पे भी जो लेबर मार्केट है वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे कभी
कास्ट के बेसिस जो है वो अभी भी लेबर मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी को अभी भी इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली इन अ रूरल एरिया। अर्बन एरिया में तो ये काफ़ी कम हो गया है, बट आप आज भी अगर रूरल एरिया में जाके देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है, खुल्लम खुल्ला ना करी जाए बट हाँ करी जाती है, ठीक है। स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हायरिंग प्रैक्टिस जो है रूरल एरिया में भी और अर्बन लेबर मार्केट में भी अफेक्ट करता है। इंडिविजुअल अगर कोई मार्शलाइज्ड कास्ट से है तो उसको सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट झेलना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। क्लास इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वेल्थ, इनकम, एसेट की, वो अनइक्वली हुई है। मतलब जब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ना, तो अपर और मिडिल क्लास को तो बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ से, लेकिन जो रूरल एरिया, रिमोट एरिया के लोग थे या बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, उन लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। वो अभी भी इनफॉर्मल लेबर, लो पेइंग जॉब में रह गए। क्लास डिवीजन जो है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर से बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर कोई वेल्थियर फैमिली है तो वो एजुकेशन में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगी, कोचिंग अच्छी दिलवाएगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी। बट अगर कोई पुअर फैमिली है तो वो तो सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगी ना, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है वेल्थ की वो भी अब स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही है। मतलब ये कहा जाता है कि 90% वेल्थ जो है वो 10% लोगों के पास है और जो 10% वेल्थ है वो 90% लोगों के पास है। अब आता है जेंडर इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। देखो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो मेजर ऑब्स्टिकल रहा है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर। आपको पता है कि इंडिया की सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे वुमेंस को हिस्टोरिकली भी और आज के टाइम पे भी दबाया जाता है। एजुकेशन का हक छीन लिया, प्रॉपर्टी राइट छीन लिया। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बेटियों को लैंड ऑनरशिप देनी है, लेकिन आज के टाइम पे भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना वुमेन्स का, वो बहुत ज़्यादा कम है। भले ही वुमेन्स इतने टाइम तक पढ़ती हैं, बट क्या होता है कि बच्चे संभाल लो, घर संभाल लो, उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत लो है। इवन वो हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस करती हैं और इसकी वजह से वो इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाती। इवन रूरल एरिया में वुमेन्स काम करती हैं फील्ड में, लेकिन और उनके काम को डिटरमाइन ही नहीं करा जाता। इवन जो वुमेन्स को कहा जाता है कि दीज आर द हाउसवाइफ होके वो इतना काम करती हैं, बट उनके काम को ना तो इकोनॉमी में काउंट करा जाता है और ना ही उन्हें उस चीज़ का पेमेंट मिलता है। देन आता है इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट, क्लास एंड जेंडर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। कास्ट, क्लास और जेंडर अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती, वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट में ऑपरेट करती हैं और मल्टीपल लेयर ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। मान लो एक वुमेन है जो लोअर कास्ट से है या इकोनॉमिकली वीकर क्लास से है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ेगा दोनों टर्म में, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे भी और जेंडर के बेसिस पे भी, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। वैसी जो दलित और आदिवासी वुमेन होती हैं ना, वो फ्रिक्वेंटली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जेंडर वायलेंस और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर साइमल्टेनियसली सब कुछ जो है वो सफ़र करती हैं। जो इंटरसेक्शन है ना कास्ट, क्लास और जेंडर का, वो रेनफोर्स करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को अक्रॉस द जनरेशन। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट रिड्यूस करती हैं अपॉर्चुनिटी, सोशल मोबिलिटी की, और पॉवर्टी और एक्सक्लूजन जो है वो उनका जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहता है। देन आता है चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया, गारंटी किया कि इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एजुकेशनल एक्सपेंशन, लैंड रिफॉर्म और रिजर्वेशन पॉलिसीज लेके आई गई, ताकि जो वीकर सेक्शन है जिनको पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है वो भी आगे आए। अफर्मेटिव पॉलिसीज़ का यूज़ किया गया। अफर्मेटिव पॉलिसी मतलब रिजर्वेशन देना किसी स्पेसिफिक सेक्शन को, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आज के टाइम पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप देखते हो कि अलग अलग मेरिट निकलती हैं। दीज आर द अफर्मेटिव पॉलिसी, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि हाउएवर इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी जो आउटकम है वो मिक्स्ड है। लिबरलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्किल्ड ग्रुप के लिए बनी, इनइक्वालिटी जो है वो और ज़्यादा वाइडन हो गई, और जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है उसने जो रोल था रिजर्वेशन का, जो अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट ने लगाए थे वो कम कर दिया है, ठीक है। रोल क्या है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का, ये समझते हैं। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्यों? क्योंकि जैसे रिजर्वेशन दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, तो उसकी हेल्प से जो दलित है, ओबीसी मिडिल क्लास हैं, वो आगे आए, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा पॉलिटिक्स में, उनका जो सोशल अवेयरनेस है वो बढ़ी रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी। अफर्मेटिव एक्शन ने हेल्प किया कि जो उनका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, वो भी इंक्रीज़ हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना वो फोकस करते हैं पॉवर्टी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड स्ट्रक्चरल कॉजेस। क्वेश्चंस क्या है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मिडिल क्लास ऑन पॉवर्टी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू, विच अप्रोच इज बेटर टू एलिमिनेट द पॉवर्टी? फोकस ऑन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पुअर और फोकस ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन लेवल अमंग द पुअर? एक्सप्लेन योर आर्ग्यूमेंट विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चरल कॉजेस ऑफ द पॉवर्टी इन इक्वालिटी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करा है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, आप किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उनको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से रिलेट कर पा रहे हो वो टेस्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ट्रेंड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया एंड व्हाई हैज़ इनइक्वालिटी रिमेन अ मेजर इशू डिस्पाइट द ग्रोथ? देन है रागा रंजन कमेटी अप्रोच टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन, इनकॉर्पोरेट द न्यूट्रिशनल नॉर्म्स एंड द एक्सपेंडिचर पैटर्न, क्रिटिकली एवेल्युएट दिस मेथडोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर अ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो चलिए इसका आंसर पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं। देखो, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो दो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल कॉन्शियस चैलेंजेस रहे हैं इंडिया के अंदर। डिकेड ऑफ प्लानिंग के बाद भी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी ये जो चीज़ें हैं पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, वो इंडिया की सोसाइटी से ख़त्म नहीं हुई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म को लेकर आई 1991 में, जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं हुई कि सबको फ़ायदा देगी। अपर क्लास को, मिडिल क्लास को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो पुअर क्लास है वो नीचे ही रह गए, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ गई। इनइक्वालिटी हुई मतलब जो पुअर लोग थे उनके पास इनकम नहीं थी, इनकम नहीं थी तो पॉवर्टी हो गई, और इसी वजह से ये पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इंडिया में रह गई। अब समझते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। देखो, ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना तो मार्केट भी एक्सपेंड होगा, प्रोस्पैरिटी बढ़ेगी हायर और मिडिल इनकम ग्रुप में, तो इससे जो बेनिफिट है इवेंचुअली वो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जाएगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फॉर्म में, और जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विस उसके फॉर्म में। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया के अंदर रैपिड ग्रोथ हुई मिडिल क्लास की ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सेक्टर जैसे IT, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस वगैरह। अभी जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी तो उन लोगों ने टैक्स दिया, उन लोगों की डिमांड बढ़ी, जिससे गवर्नमेंट के पास आया पैसा। अब इस पैसे से गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द कंट्री, जैसे मनरेगा, फूड सिक्योरिटी स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एज अ रिजल्ट जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन तो हुई ओवर अ टाइम, मिलियन ऑफ पीपल जो थे वो अबव द पॉवर्टी लाइन आए, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट का जो बेनिफिट था वो अनइवन था और लिमिटेड था। अब चलते हैं स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखो, आप पॉवर्टी को सिर्फ ऐसा नहीं समझ सकते कि पॉवर्टी का मतलब क्या है कि पैसे नहीं है लोगों के पास। ये डीपली कनेक्टेड है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी ना सोसाइटी में। हिस्टोरिकली जो इनइक्वालिटी थी वो कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंड ओनरशिप के बेसिस पे थी, और यही चीज़ें जो हैं वो पॉवर्टी के जो मेन रीज़न है उनमें आती है। जो मेजर स्ट्रक्चरल कॉज है ना पॉवर्टी का वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कुछ लोगों के पास जो है वो लैंड काफ़ी ज़्यादा है, कुछ के पास है ही नहीं, जो मेन रीज़न है पॉवर्टी का, क्योंकि लैंड एक काफ़ी प्रोडक्टिव एसेट है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो लैंडलेस है। देन उसके बाद एजुकेशनल इनइक्वालिटी। देखो, जो इंसान अमीर है वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देगा, ठीक है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजेगा, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, तो उसका बच्चा भी अच्छा कमाएगा। लेकिन जो इंसान गरीब है वो ना तो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पा रहा है, ना वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज पा रहा है, क्योंकि पैसे चाहिए उसके लिए। इसकी वजह से एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी पॉवर्टी का रीज़न है, क्योंकि उसका बच्चा भी आगे चल के जब अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो फिर अच्छा काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से वो पैसे नहीं कमा पाएगा। इसके अलावा कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे कि कुछ स्टेट हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया, वो अभी भी वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन और पुअर पब्लिक सर्विस से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप केरला को देखो, अगर आप तमिलनाडु को देखो, गुजरात को देखो, तो वो बहुत ही डेवलप्ड स्टेट हैं। देन उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन आया ना, इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि जो बेनिफिट है ग्रोथ का वो सिर्फ कुछ सेक्टर या रीजन को मिला, जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी थी। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग इनकम वर्सेज इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अभी हमसे पूछा था ना क्वेश्चन में कि आपको क्या लगता है कौन से अप्रोच से जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सकता है, इनकम को
इंक्रीज़ करके या कंजम्पशन को इंक्रीज़ करके। तो देखो ये जो डिबेट है कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वेदर पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंक्रीजिंग इनकम और इंक्रीजिंग कंजम्पशन, उसको अब हम समझते हैं। तो देखो इंक्रीजिंग कंजम्पशन का मतलब है कि सब्सिडी दे देना, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम दे देना, वेलफेयर ट्रांसफ़र कर देना, ताकि इमीडिएटली हंगर और डिप्रीवेशन से जो पुअर लोग हैं उनको रिलीफ मिल जाए। बहुत सारी स्कीम भी गवर्नमेंट इसके लिए लेके आई, जैसे पीडीएस सिस्टम, मिड डे मील स्कीम, फूड सब्सिडी, जिससे न्यूट्रिशन और बेसिक कंजम्पशन लेवल तो बढ़ा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ किसी इंसान को खाने को दे दो, सिर्फ फूड दे दो तो उसका सारा काम हो जाएगा? नहीं। अगर पैसा होगा तो वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है और भी 4 चीज़ें पूरी कर सकता है। तो कंजम्पशन से अकेले कुछ नहीं होगा, पॉवर्टी ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए स्ट्रक्चरली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इनकम का इंक्रीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकम का इंक्रीज़ कैसे होगा? जब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, क्योंकि अगर इनकम ग्रो होती है तो ये हाउस होल्ड को उसका सिर्फ कंजम्पशन इंक्रीज़ करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि उसकी एजुकेशन इंक्रीज़ होती है, हेल्थ केयर अच्छी होती है, हाउसिंग अच्छी होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म एंड एक्सेस टू क्रेडिट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड बेटर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। अब आता है ट्रेंड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। देखो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी ना इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। जब एलपीजी के रिफॉर्म आए थे ना, तो इसने फ़ायदा किया मिडिल क्लास को और जो अर्बन एरिया है उनको, जो थोड़ी रिच थे उन लोगों को। लेकिन जो रूरल एरिया के लोग थे, या फिर ये कहो वो स्टेट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से डेवलप नहीं था, या वे लोग जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान भी नहीं ये कह सकते कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए। तो इससे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। जो वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में चली गई, रीजनल इनइक्वालिटी रह गई, मतलब कुछ स्टेट तो आगे बढ़ गए और कुछ स्टेट बहुत ही पीछे रह गए। इसी इशू की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। मतलब कुछ जो राज्य हैं, कुछ जो लोग हैं, वो तो काफ़ी अच्छे, उनके पास पैसे हैं, काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। ठीक है, देन आता है रागा रंजन कमेटी एंड द पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो देखो राजा रंजन कमेटी जो थी ना, वो स्टैब्लिश की गई थी ताकि वो पॉवर्टी एस्टिमेशन को रिव्यू कर सके, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन की मेथडोलॉजी थी उसको रिव्यू कर सके। क्योंकि जो अर्लियर पॉवर्टी लाइन थी ना, जो कैलकुलेट करी जाती थी ऑन अ तेंदुलकर कमेटी, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ये जो कमेटी थी इसने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो था वो यूज़ करने का सोचा। ठीक है, उसने कहा कि अलॉन्ग विद एक्सपेंडिचर ऑन इसेंशियल नॉन फूड आइटम जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लोथ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें भी न्यूट्रिशन के साथ होनी चाहिए। बात ये थी कि जो तेंदुलकर कमेटी थी उसने सिर्फ ये बोला था कि कंजम्पशन के बेसिस पे आप पॉवर्टी को देखो, बट ये जो कमेटी आई इसने बोला कि सिर्फ कंजम्पशन के बेसिस पे नहीं चीज़ें चलेंगी, आपको एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सारी चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए। रागा रंजन कमेटी ने कहा कि पॉवर्टी को सिर्फ कैलोरी के इंटेक में आप मीज़र नहीं कर सकते, और भी ज़रूरतें होती हैं जिनको आपको लेना चाहिए, नॉन फूड एक्सपेंडिचर को भी कंसिडर करना चाहिए। इस मेथडोलॉजी से जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन था वो बढ़ा। इस मेथडोलॉजी को बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े, जैसे कि क्या क्रिटिसिज्म था कि ये फिक्स्ड कंजम्पशन पे बेस्ड है। अब इसकी वजह से जो रीजनल वेरिएशन है वो ये कैप्चर नहीं कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल सेक्टर। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परसिस्टेंट लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर डेट एग्जिस्ट इन इंडिया। मतलब क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी इन इंडियन लेबर मार्केट। हाउ डू परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी अफेक्ट द वर्कर एंड ओवरऑल इकोनॉमी। आप देख सकते हो क्वेश्चन सिमिलर से ही आए हैं, सेम ही चीज़ उनमें पूछी गई है। देन है हाउ डज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, और इम्पैक्ट इंडिया ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वीकनिंग ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो बार्गेनिंग पावर है लेबर की वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में जो वीक हो रही है उसका रीज़न क्या है, क्यों हो रही है। तो चलो इसके ध्यान से पढ़ते हैं। देखो इनफॉर्मल या फिर ये कहो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में इतनी जगह ही नहीं है कि लोग काम कर सके। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर लेबर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर या कंस्ट्रक्शन वर्कर। इन लोगों को ना तो कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही कोई लीगल प्रोटेक्शन इनको मिलती है। देखो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, एलपीजी रिफॉर्म आई, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म आने का एक नुकसान ये भी हुआ कि जो इंडिया के लेबर लॉ थे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ऐसे परमानेंट जॉब प्रोवाइड
प्रोवाइड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करने लगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेबर थी उनको जो फॉर्मल बेनिफिट्स थे जॉब के वो सब नहीं मिलने लगे, और यहाँ से जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो थी वो शुरू हो गई। अब इसी वजह से क्या है ना कि बहुत सारे इसके कॉजेज़ थे परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी इन इंडिया के। जो मेजर कॉज था वो ये था कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ढंग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट ही नहीं कर पाया। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट था ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना फॉर्मल सेक्टर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, तो इस वजह से लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में जाना पड़ा। उसके अलावा जो पॉवर्टी और लो लेवल ऑफ एजुकेशन थी ना वो भी एक रीज़न था, क्योंकि लोगों के पास इतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि वो फॉर्मल सेक्टर की जो हाई एजुकेशन लेवल जॉब है वो कर सके। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस था, मतलब स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, एग्रीकल्चर से किसी का भला नहीं हो रहा था, तो वो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया अर्बन एरिया में, और वहाँ पे अब अर्बन एरिया में इतनी सारी जॉब तो थी नहीं, तो वो इनफॉर्मल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है इंडियन एंटरप्राइजेस का वो भी एक रीज़न, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म जो थी इंडिया की वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करती है, कैपिटल लिमिटेड होती है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी कम थी। तो लेबर मार्केट रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन ने भी कंट्रीब्यूट करा इनफॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि बहुत सारे जो फर्म थे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, मैंने अभी आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, आउटसोर्सिंग पे या टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो फोकस करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि परमानेंट रखेंगे, सारी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, परमानेंट सैलरी देनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट से लेबर हायर कर लो। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, तो देखो परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी की वजह से क्या हुआ है कि जो वर्कर हैं और उनकी जो लिविंग कंडीशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो इनफॉर्मल वर्कर है उनको ढंग से जो वेजेस है वो नहीं मिलती, इनकम भी इरेगुलर मिलती है, उनके जो वर्किंग आवर्स है वो भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका नहीं है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती। जो इनफॉर्मल वर्कर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, जैसे पेंशन, पेड लीव। जो वेजेस हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो वुमेन्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा वर्नेबल है विद इन इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज उनको लो पेइंग ऑक्यूपेशन में ही रखा जाता है, जैसे डोमेस्टिक वर्क, होम बेस्ड वर्क, और इनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। देन माइग्रेंट वर्कर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी नहीं होते, हाउसिंग, हेल्थ केयर एक्सेस और लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होती अर्बन एरिया में, और लोग इस बात का फ़ायदा उठा के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ये एक्सट्रीम वर्नेबिलिटी इनफॉर्मल वर्कर की वो सामने आई, जहाँ पे मिलियन ऑफ द वर्कर्स हैव लॉस्ट देयर जॉब। ठीक है, तो थस परसिस्टेंस इनफॉर्मेलिटी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, सोशल एक्सक्लूजन और इंटर जनरेशनल पॉवर्टी को रेनफोर्स करता है। रेनफोर्स मतलब उसे और मजबूत करता है। देन आता है वीकनिंग ऑफ लेबर बार्गेनिंग पावर। अब वहाँ पे क्वेश्चन था ना ऊपर कि लेबर की बार्गेनिंग पावर वीक क्यों हो गई, तो उसके रीज़न समझते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो इनफॉर्मल वर्कर है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, वो एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, आइसोलेटेड वर्क प्लेस, जिसकी वजह से क्या है कि उनको एक जगह कलेक्ट करके एक मुट्ठी, ऐसा होता है ना कि बंद होती है तो पावर होती है बट खुली होती है तो पावर नहीं होती, बस वही वाली बात है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा, लेबर इतनी ज़्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डिमांड है लेबर की वो कम है बट जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा वीक हो जाती है। पहले ट्रेड यूनियन के पास जो थी वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज सेक्टर था, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग भी था, बट वर्कर जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर के वो ट्रेड यूनियन प्रोटेक्शन के बाहर है, इसकी वजह से भी उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। ग्लोबलाइजेशन और कॉम्पिटिशन की वजह से फर्म जो है वो लेबर कॉस्ट को कम करना चाहती है, जिसकी वजह से वो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन का फ़ायदा उठाती है, और इसकी वजह से भी जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है, और फर्दर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ट्रेडिशनल रूल्स थे और जो बेनिफिट थे वो नहीं मिलते हैं। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है, मिलियन ऑफ पीपल्स को जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही मिली हुई है। ऊपर से इनफॉर्मल सेक्टर में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई है ना, क्योंकि जो वर्कर हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। लेकिन जो डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर पे, अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है ना तो उससे सीरियस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल एंटरप्राइज जो है वो लो प्रोडक्टिविटी, वीक टेक्नोलॉजी और लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं।
नेक्स्ट आता है इनफॉर्मेलिटी, इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। देखो जो इनफॉर्मेलिटी है ना इंडिया में, वो क्लोजली कनेक्टेड है सोशल इनइक्वालिटी पे बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, जेंडर एंड द माइग्रेशन स्टेज। दलित, आदिवासी वुमेन और जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो डिसअप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किए जाते हैं इनफॉर्मल ऑक्यूपेशन में। हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी एंड इनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, लैंड एंड सोशल नेटवर्क जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को पुश करता है कि वो इस इनफॉर्मल लेबर मार्केट में काम करें। ठीक है, देन आता है मीजर टू रिड्यूस द इनफॉर्मेलिटी। इनफॉर्मेलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मीजर्स हो सकते हैं? तो देखो, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या होगा कि आपको लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ेगी जिससे उन लोगों को जॉब प्रोवाइड हो। एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेबर लॉ अपने स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे और अर्बन प्लानिंग और माइग्रेंट वेलफेयर पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक आपका है दैट इज़ ये रहा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। गाइस देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे ही आए हैं कि लास्ट में आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 या 5th, और उसमें बोल दिया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 पार्ट। ठीक है, तो उसमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिला है। तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लेना। इट्स अ वेरी लाइक सिंपल लैंग्वेज ना, आप देख ही सकते हो कितने सिंपल लैंग्वेज में अभी तक ये रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल जो अराइज होती है क्योंकि जो प्रपोर्शन है वर्किंग एज पॉपुलेशन की वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। मतलब वो लोग जो काम कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है, और वो लोग जो डिपेंडेंट है, जो काम नहीं कर सकते, जैसे चिल्ड्रन या एल्डरली पीपल, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होने का पोटेंशियल होता है, क्योंकि अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हें ढंग से एजुकेशन, हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करी जाए और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करी जाए, तो वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती हैं। अब ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है? प्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब 15 से 64 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं, अगर इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए तो ये नेशन के डेवलपमेंट में काम करते हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो। गाइस देखो, अब अगर आपने ये वन शॉट देख लिया है तो आपकी जो बेसिक प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी है। मैम आप बेसिक प्रिपरेशन क्यों बोल रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपको एक बार पीडीएफ पढ़नी ज़रूर पड़ेगी। जब तक आप एक बार पीडीएफ नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें ऐसे माइंड में सेट नहीं होंगी, और माइंड में सेट नहीं होगी तो लिख के कैसे आओगे? ठीक है, तो मैंने आपको, क्योंकि ये काफ़ी 45 पेजेस की ये पीडीएफ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है बट 45 पेजेस की, और रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्यों मैंने लंबे आंसर्स लिखे हैं। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको पूरे पैराग्राफ का जो क्रक्स था, जो पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। तो आप पीडीएफ को परचेस कर लेना विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को ले लेना, इसे बस एक बार पढ़ के चले जाना, बस एक बार। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चैनल ज्वाइन करो, नोट्स परचेस करो। गूगल फॉर्म की हेल्प से कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी है, वहाँ जाके आप लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो।